Hello guys, this is Utkarsh Srivastava and I welcome you on your own class. आज 23 सितंबर की क्लास में हमने जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है दैट इज़ क्लास 10th एनसीईआरटी फुल सिलेबस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर जियोग्राफी का चैप्टर है ये क्लास 10th का। और इसका टॉपिक जो आज पढ़े गए हैं वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। आज हम इस वाले वीडियो में भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को विद फिगर्स और सारी डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमें आज इस वीडियो में कवर करने हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर नंबर फर्स्ट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नंबर सेकंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड नंबर थर्ड कमर्शियल क्रॉप्स या कमर्शियल फार्मिंग भी कह सकते हैं इसे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए फिर मैं इसको आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। जैसे आप देखते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जब बात हो रही है तो यहाँ पर जो शब्द प्रिमिटिव आ रहा है, प्रिमिटिव का अर्थ होता है पुराना या प्राचीन, पुराना या प्राचीन। और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह। निर्वाह का मतलब जीवन जीने के लिए जो भी हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे निर्वाह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये हुआ प्राचीन तरीके से या पुराने तरीक़ों से जीवन जीने के लिए उगाई जाने वाली चीज़ों की जो खेती होती थी, कृषि होती थी, एग्रीकल्चर होता था, फार्मिंग होती थी, दैट इज़ नोन एज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें हम क्या हो, अब जब पुरानी चीज़ें यानी प्रिमिटिव है तो यानी कि इसमें जो भी टूल्स यूज़ होंगे, टूल्स जो इसके यूज़ होंगे वो सारे प्रिमिटिव होंगे। प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि आप अभी पढ़ेंगे हो के बारे में, फिर डाओ के बारे में, उसके बाद डिगिंग स्टिक्स के बारे में, ये सारे प्रिमिटिव टूल्स थे, इन सभी का यूज़ किया जाता था। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि जो प्रिमिटिव फार्मिंग थी ये सब्सिस्टेंस वाली, इसमें क्या होता था कि किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक या इसके साथ साथ किसी भी तरह के हाई यील्डिंग वैरायटी माने अच्छी उपजाऊता या अच्छी उपज देने वाले बीजों का प्रयोग नहीं होता था। किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता था। फर्टिलाइजर्स का यूज़, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आजकल चल रहे हैं उनका यूज़ नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग है। प्रिमिटिव पुराने तरीक़ों के माध्यम से की जाने वाली खेती। इस तरीके से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया कि प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो क्या होती है। अब आइए इसे आगे देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स, बिल्कुल सही, छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटी छोटी भूमि के टुकड़ों में, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी क्या होती है, खेती होती है। जैसे छोटा सा टुकड़ा मेरे पास है, छोटा सा टुकड़ा आपके पास है या किसी के भी पास है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी खेती होती है। दूसरी चीज़ बताएगा द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स, यानी प्रिमिटिव टूल्स माने पुराने जो ज़माने के जो टूल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स। आइए देखते हैं हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स क्या है। हो का मतलब होता है कुदाल। आपको पता होगा जो कुदाल होते थी या अभी भी कुदालें चलती हैं, हो का यूज़ होता है। जब आप रोड्स बनते हुए देखते हैं तो वहाँ पर जो खुदाई होती है तो ये जो शेप वाली वो होती है, टूल होता है, उसे हम कहते हैं हो। ये पुराने ज़माने में चलता था तो पत्थरों से बना होता था या लकड़ियों से बना होता था। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इन फिगर्स को दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर ये क्या होगा। इसके बाद हम डाव के बारे में जानते हैं। डाव एक इस प्रकार का चाकू नुमा संरचना होती थी जिसकी मदद से किसी भी चीज़ को खोदा जा सकता था या काटा जा सकता था। इसके बाद डिगिंग स्टिक्स की बात करते हैं तो डिगिंग स्टिक इस तरीके से होती थी प्रिमिटिव टाइम में, यानी पुराने समय में। इससे क्या होता था, जैसे कि बैठ गए और हाथ से लकड़ी को खोदने लगे, बराबर लकड़ी को खोदा, ज़मीन को खोद दिया ऐसे करके, नहीं जैसे हम लोग नॉर्मली खोदते हैं जब अपने यहाँ जो रूफ टॉप फार्मिंग करते हैं, छत पर जब खेती करते हैं तो किसी भी लकड़ी से या किसी भी स्टिक से क्या करते हैं, उसे खोद देते हैं, डक कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है किसमें, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली और कम्युनिटी लेबर रिक्वायर्ड। इट मीन्स दैट जितने भी लोगों की उस ज़मीन में हिस्सेदारी है, माने एक परिवार के जितने भी लोग हैं जिनकी उसमें हिस्सेदारी है, वो सभी लोग क्या करते हैं, इसी खेती में ज़्यादातर लगे रहते हैं। बिकॉज दे आर, कह सकते हैं हम, उनके पास जो है बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर नहीं होते, इसलिए वो क्या होते हैं, इसी में लगे रहते हैं, इसी लेबर इसी के लिए करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं
कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो पहली बात तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे हो रही है, दूसरी चीज़ प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ हो रहा है, हो डाउ डिगिंग स्टिक्स का, तीसरी चीज़ फैमिली या कम्युनिटी लेबर को यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ये डिपेंड करती है भाई, देखिए जब चूँकि ये पुरानी समय की चीज़ है तो तब तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर इरिगेशन की टेक्निक्स नहीं थी, ना ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो वहाँ पर बेसिक वो लोग वो चीज़ें किस पे बेस्ड होंगी, यानी इस प्रकार की जो खेती है वो किस पे बेस्ड होगी, मानसून पर, जो बारिश होने वाली होती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल सही, सॉइल कितनी फर्टाइल है वो नेचुरलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइजर तो है नहीं, पेस्टिसाइड है नहीं, इंसेक्टिसाइड है नहीं, तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करेगी। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, माने जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होगा उसी तरीके से उन्हें उस खेती को करना होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एनी काइंड ऑफ मॉडर्न टूल्स। सो इसमें आने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की काटो और जलाओ, काटो और जलाओ। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है काटो और जलाओ वाली खेती या कृषि, काटो और जलाओ वाली कृषि या खेती। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें बताया गया सबसे पहले फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो किसान होते हैं वो भूमि के एक टुकड़े को क्लियर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, माने वहाँ पर लगे हुए जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं और भूमि को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेते हैं। प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन दियर फैमिली, माने अब वहाँ पर क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं विभिन्न प्रकार के अनाजों को और अलग अलग फूड क्रॉप्स को, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, उनको न्यूट्रिशन दे सकें, उनके फैमिली को सस्टेन कर सकें, उनको बनाए रख सकें। तो अब फिर क्या होता है, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, मतलब जब इन्होंने वहाँ पर सीरियल को क्या कर लिया, फूड क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, काट लिया अपने परिवार के लिए, अब धीरे धीरे क्या होता है, जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है तो जो फार्मर्स हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं। शिफ्ट का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे ए पॉइंट पर थे, जब यहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो इस जगह को छोड़कर वो बढ़ गए बी पॉइंट की तरफ, ए से चले गए बी की तरफ। यहाँ पर भी उसी तरह से पेड़ों को काटा, भूमि को क्या किया, खाली किया और खेती करने लगे। फिर इसके बाद होता है क्लियर अ फ्रेश प्लैच ऑफ लैंड, माने नए जगहों पर क्या किया, फिर से एक बार पेड़ को काटा, साफ़ किया और कल्टीवेट करने लगे, माने खेती शुरू कर दी। इसी चूँकि ये शिफ्ट हो के होती है, इसलिए इस तरह की जो खेती है या एग्रीकल्चर है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट इट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे झूमिंग के नाम से जानते हैं, इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग के नाम से जानता है। अभी मैं आपको इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ, पहले इस पर ध्यान दीजिए। नो यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, नो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा एंड नो न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं, माने पूरी तरीके से प्राचीन तरीक़ों पर, पुराने तरीक़ों पर। मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो खेती होती है वो ज़्यादातर जंगली इलाकों में होती है। जंगल में रहने वाले जो ट्राइब्स होते हैं, जो मतलब कि जनजातियाँ होती हैं, वो बेसिकली ऐसी खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। इट इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही, अलग अलग देश के मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ ब्यौरा डेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्सिको में इस तरह की जो खेती होती है उसको हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से। ये सारी क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, या आप कह सकते हैं कि जो आप अभी पढ़ रहे थे पीछे कौन सी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, या फिर इन्हें दूसरे नाम से जो जाना जाता है, तीसरा नाम इनका है झूमिंग, झूमिंग एग्रीकल्चर। ये सभी एक चीज़ के नाम हैं और इनके अलग अलग नाम अलग अलग देशों में हैं, उनके बारे में हम ये जान रहे हैं। आपको मैंने ये लिख के प्रोवाइड करा दिया है पूरा चार्ट। तो कोनुको जो है वेनेजुएला में है, रोका है ब्राज़ील में, मसोले है सेंट्रल अफ्रीका में, लडांग है इंडोनेशिया में, रे है वियतनाम में। और इंडिया में किस नामों से जाना जाता है, बेवार या दहिया मध्य प्रदेश में कहते हैं, पाडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं, कुमारी या वेस्टर्न कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट्स में। इसी तरीके से कई और हैं, वो मैं आपको जो है पूरे का पूरा डेटा दे दूंगा, आप आसानी से उसे ढूंढ सकेंगे अपने ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और ये पूरा जो हैंड रिटन नोट है ये आपको मिल जाएगा वहाँ से।
उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली रहेगी। झूम साइकिल एक मैंने बना दिया है, इससे आप बिल्कुल क्लियरली इसे समझ सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि झूम साइकिल के बारे में बात करी गई, सबसे पहले क्या करते हैं जो लोग इस झूम फार्मिंग को करते हैं, वो पहले फ्रेश प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद कटिंग ऑफ द स्टैंडिंग वेजिटेशन, वहाँ पर जो भी मौजूद खेती पाती होती है या जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काटते हैं। फिर स्लैश कटिंग ऑफ ट्रीज़, यानी क्या करते हैं वही चीज़, कटिंग करते हैं स्टैंडिंग वेजिटेशन और फिर पेड़ पौधे जो लगे होते हैं उनको काट लेते हैं। फिर बर्निंग ऑफ द स्लैश्ड वेजिटेशन, अब जो उन्होंने पेड़ पौधे काटे उनको क्या कर देते हैं, तुरंत जला देते हैं। जलाने के बाद क्या करते हैं, अब जो जलाने के बाद जितना भी वेस्ट वहाँ पर मौजूद हुआ या जो भी राख वगैरह तैयार हुई उसको क्या कर दिया, क्लीनिंग एंड सॉइल प्रिपरेशन, उसे मिट्टी में मिला दिया और साफ़ सुथरा करके सॉइल को तैयार किया। फिर प्लांटिंग स्टेपल क्रॉप्स, जो महत्वपूर्ण फसलें होती हैं जैसे कि राइस, जैसे कि पैडी और वीट, बार्ले, इस तरह की खेती करते हैं खाने पीने वाली। प्लांटिंग सेकेंडरी क्रॉप्स, यानी कि अभी आपने देखा स्टेपल क्रॉप लगाई, मैंने प्रमुख फसलों को लगाया, उसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी क्रॉप्स भी लगा देते हैं, जैसे कि कुछ हो सकता है वो अपनी दालों को उगा लेते हों या कुछ सोयाबीन प्रोटीनियस चीज़ें उगा लेते हों न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई। उसके बाद लीविंग लैंड फैलो आफ्टर हार्वेस्ट, माने फसल को काटने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये पूरी झूम साइकिल है, अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ग्रुप में भी इस फोटो को डाल दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा इसे। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब आती है दूसरी वाली खेती जिसे हम कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंस का मतलब पहले समझ लीजिए, इंटेंस का मतलब होता है सीधा सीधा, इंटेंस का मतलब होता है गहन। गहन का मतलब जब किसी काम में बहुत सारे लोग अत्यधिक मेहनत करें, बहुत सारे लोग और बहुत ज़्यादा मेहनत, अर्थात मतलब समझ लीजिए कम जगह और ज़्यादा लोग, कम जगह और ज़्यादा लोग, माने एक ही खेत में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बढ़ते चले गए और उसी में जुड़ते चले गए, तो वो हो गई कौन सी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस शब्द का प्रयोग यहाँ पे भी किया गया है, इसका मतलब याद रखिएगा ये जीवन को निर्वाह करने के लिए, माने सिर्फ खाने पीने भर का उगाना, खाने पीने भर का उगाना यानी निर्वाह करना, खाने पीने भर का उगाना अपने, यानी कि सब्सिस्टेंस करना या मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना। तो जब हम देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो हमें मिलता है यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रैक्टिस्ड इन एरियाज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी ऐसे एरियाज़ में इस प्रकार की खेती की जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया का मैप बनाते हैं, इस तरह से जो इंडिया का मैप बनता है उसमें जो ये नॉर्दर्न कह सकते हैं नॉर्थ सेंटर का एरिया, यहाँ पर जो है गंगेटिक प्लेन होते हैं जहाँ पर गंगा नदी और इसकी जो अन्य ट्रिब्यूटरीज़ हैं यानी सहायक नदियाँ हैं वो अपना मैदान बनाती हैं। दिस प्लेस इज़ वेरी मच फर्टाइल, फर्टाइल यानी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ जगह है, और जहाँ पर उपजाऊ जगह होती है वहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं, वहाँ पर पानी आसानी से मौजूद होता है, ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर मौजूद पॉपुलेशन भी क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, हाई पॉपुलेशन होती है। इस कारण यहाँ पर लैंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें उगाने के हमेशा तरीके ढूंढते रहते हैं। तो यही चीज़ होती है इंटेंसिव फार्मिंग में, ये जो है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पर हाई प्रेशर होता है लैंड पर। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग यानी बहुत ज़्यादा लेबर भी काम करता है खेतों में। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको किसी खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ उगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स और बायोकेमिकल इनपुट यानी कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ेंगी, तभी तो वहाँ पर ज़्यादा उपज आप ले पाएंगे। हाइब्रिड सीड्स को डालना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी धीरे धीरे ख़राब होती चली जाएगी और वहाँ पर जो कहते हैं कि फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती चली जाती है। तो यही बताया गया, हाई डोजेस डाले जाते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, यानी ये सब क्यों किया जाता है, इतने ज़्यादा हाई डोज क्यों डाले जाते हैं बायोकेमिकल के, क्योंकि ताकि हायर प्रोडक्शन मिले। हायर प्रोडक्शन यानी अच्छा उत्पाद मिले, बहुत बढ़िया उत्पादन मिले। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपकी बुक में, तो इसके बारे में ज़रा समझ लीजिए। राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार का अधिकार। इसे इस उदाहरण से समझिए, जैसे इस एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपके बाबा हैं जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर से मिलने वाली जो ज़मीन है, इनके पास मान लीजिए 10 एकड़ की ज़मीन है। अब जब आपके फादर और आपके चाचा जी मान लीजिए 2 भाई हैं, तो जैसे ही बाबा के बाद खेती आएगी वो ये 5 एकड़ की हो जाएगी। अब इनके आपके फादर और इनके कितने हैं, 2 बच्चे हैं चाचू के,
2 बच्चे हैं तो इनके नाम क्या हो जाएगा, 2.5 एकड़ की खेती आ जाएगी। ऐसे जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती रहेंगी यानी इनहेरिटेंस बढ़ता रहेगा, आपकी जो ज़मीन है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर मतलब कहने का है जो बाबा के द्वारा दी गई ज़मीन है, आप खरीद लेते हैं नहीं बना लेते हैं उसकी बात अलग है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, माने जो उत्तराधिकार का अधिकार होता है कि जो आपके बाबा की चीज़ है वो आपके पापा को मिली, पापा के बाद आपको मिली, और इस वजह से भूमि पर जो है लोगों का दबाव बढ़ता जाता है। जिस खेती से कभी कभी 2 लोग खाते थे, आज 20-50 साल के बाद उसी खेती से 8-8, 10-10 लोग खा रहे हैं। दिस इज़ नोन एज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इसी के कारण इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जन्म होता है, और इसी के कारण वहाँ पर अत्यधिक लेबर काम करता है और सभी लोग मिलकर खेत में ही काम करने लगते हैं जब रोज़गार नहीं होता है। इस तरीके से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल सही तो बताया गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एग्रीकल्चर लैंड पर। इसका रीज़न क्या होगा आप समझ चुके होंगे अब तक कि जब ज़्यादा लोगों के लिए खेती करनी होती है, ज़्यादा लोग मिल के करते हैं, हाई डोज भी दे रहे हैं बायोकेमिकल इनपुट्स के, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और वो उपजाऊ होने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन एक निश्चित समय तक। बाद में उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। इसके बाद जो थर्ड और लास्ट टाइप है फार्मिंग का, दैट इज़ कॉमर्शियल फार्मिंग। अभी तक हमने जो पढ़ी वो थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें आपने स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के बारे में जाना। वही चीज़ होती है, उसको जूमिंग फार्म भी कहते हैं, जूमिंग क्रॉप्स भी कहते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। उसी को अन्य नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। स्लैश एंड बर्न को उसका पूरा हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा। अगर आप पेपर में अपने उस साइकिल को बना देंगे जूमिंग का, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों। और एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आने वाला इन वीडियोस से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको करना इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिए। तो कमर्शियल फार्मिंग की जब बात आती है तो हम जानते हैं कमर्शियल का मतलब व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि का मतलब अब सब्सिस्टेंस से जुड़ी हुई बात नहीं है। पहले हम बात कर रहे थे सब्सिस्टेंस से जुड़ी हुई यानी जीवन निर्वाह से जुड़ी हुई, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं व्यापार से यानी कि कॉमर्स से। अब हम जो भी खेती करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग में, वो सारी की सारी खेती ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होगी, बेचने के लिए। बेचने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो इसमें क्या होता है कॉमर्शियल फार्मिंग में, यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। बिल्कुल सही। अब कॉमर्शियल फार्मिंग कैसे होगी, अब भाई जो कॉमर्शियल फार्मिंग कराएगा उसके पास जाहिर सी बात है, जैसे पंजाब के जो फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स, हरियाणा के बड़े फार्मर्स, मेरठ तरफ के बड़े फार्मर्स, इनके पास बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, लैंड्स होते हैं और पैसा भी बहुत होता है। तो ये सारे मॉडर्न इनपुट्स जो भी खेती को उपजाऊ बनाने के लिए, अच्छी फसल करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब अपने खेतों में पहुंचवाते हैं, अपने फार्मिंग में लगवाते हैं। जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, माने अच्छी उपज देने वाले, अच्छी उत्पादकता देने वाले बीजों का प्रयोग करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट ना लगने पाए फसल में, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं ताकि पेस्ट्स ना लगने पाएँ फसलों में, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ताकि बहुत ही अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की फसल हो और उससे ये अच्छे दाम कमा सकें, बिकॉज दीज आर कॉमर्शियल फार्मिंग। और इसमें फ़ायदा की बात होती है बस सिर्फ। फिर आता है कुछ बताया जाता है जैसे कि कॉमर्शियल फार्मिंग जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहते हैं डिग्रीज़ पर होती है। अलग अलग डिग्रीज़ का मतलब, कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पर जहाँ पर कोई क्रॉप सब्सिस्टेंस फार्म है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में हो रही है, हो सकता है वही क्रॉप दूसरी जगह पर कॉमर्शियल फार्मिंग के रूप में उगाई जा रही हो। जैसे कि हम देखते हैं राइस की जो क्रॉप है वो कॉमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में, लेकिन यही ओडिशा में अगर हम देख लें तो ये सिर्फ एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, राइस जो है हरियाणा में कॉमर्शियल क्रॉप है, जबकि सब्सिस्टेंस क्रॉप हो जाएगी ओडिशा में। हरियाणा पंजाब में भाई कॉमर्शियल होती है राइस, लेकिन ओडिशा में सब्सिस्टेंस यानी सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए वहाँ पर करी जाती है ओडिशा में, और यहाँ पर पैसे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए राइस का। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी, जैसे शुगर केन है, शुगर केन को हम यूज़ करते हैं कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में, गन्ना लगाते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, टी की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स में ही आती हैं। प्लांटेशन, अब कॉमर्शियल क्रॉप्स में जुड़ी हुई जो एक छोटी सी खेती का नाम है वो है प्लांटेशन, माने रोपण। रोपण यानी जब पौधों को हम बड़े बड़े क्षेत्रों में लगाएं, बहुत बड़ी क्षेत्र में किसी एक चीज़ की खेती करते हैं तो वो कहलाता है प्लांटेशन। अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार होता है। इसमें एक सिंगल क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है एक लार्ज एरिया में।
सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है लार्ज एरिया में। इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका जो संबंध होता है वो खेती से भी होता है और इंडस्ट्री से भी होता है। खेती से भी होता है और इंडस्ट्री से भी होता है। किसका? प्लांटेशन फार्मिंग का। जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है उसका जो संबंध होता है वो एक तो एग्रीकल्चर से भी होता है और दूसरा इंडस्ट्री से भी होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि सपोज़ कीजिए जो हमारे यहाँ उगाया जाने वाला शुगर केन है, जब इसको उगाया जा रहा था तो ये एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़ा था, लेकिन जब ये तैयार हो गया तो इसे ले जाना पड़ता है कहाँ? शुगर मिल्स में। कहाँ ले जाना पड़ता है? शुगर मिल्स में। नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज, सो वी कैन से दैट द कॉमर्शियल फार्मिंग हैज़ एन इंटरफेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसी तरह से और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमने वीट को उगाया, अपने खेत में वीट को उगाया, दिस इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नाउ जब वीट तैयार हो गया बड़े लेवल पर, तो हमने क्या किया, जैसे फ्लोर मिल में, फ्लोर मिल आपने सुने होंगे, आटा की जो मिल्स होती हैं जिसमें मैदा और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसे फिर कहाँ ले गए? फ्लोर मिल्स में ले गए। यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर और यहाँ पर इंडस्ट्री आपस में रिलेट कर गए, इंटरफेस हो गए। और अब एग्जांपल देख सकते हैं सोयाबीन। सोयाबीन को अगर हमने उगाया है, हम इसे तुरंत कहाँ ले जाएंगे? रिफाइंड वाले के यहाँ ले जाएंगे, रिफाइंड फैक्ट्रीज़ में, रिफाइंड मिल्स में बेच देंगे जाके। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंटरफेस इसमें होता है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का जुड़ा हुआ होता है। और ये कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, यानी बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े खेतों में इनकी खेती की जाती है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे दिया गया है कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, अब जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, कैपिटल माने इसमें पूंजी लगती है, पूंजी माने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, भाई पैसा भी लगता है। जब बड़े लेवल पे खेती होती है तो बड़ा क्षेत्र होता है, बड़े क्षेत्र में अच्छी खासी फसल के लिए क्या होता है? बहुत पैसा लगता है। फसल, पैसा का मतलब है बहुत सारा डीजल चाहिए होता है, पेस्टिसाइड्स के लिए रुपए चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र के लिए रुपए चाहिए होता है, इरिगेशन के लिए रुपए चाहिए होता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए रुपए चाहिए होता है। यानी कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, इनपुट जो होता है उसमें कैपिटल इंटेंस लगती है। इंटेंस यानी गहन रूप से खर्चा भी होता है पूंजी का। यूज़ ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, बिल्कुल सही। माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में आपने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिन्हें हम कहते हैं प्रवासी मजदूर। माइग्रेंट लेबरर्स का यूज़ होता है जो कि वहाँ पर रहकर उनके खेतों में, व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए, और उनको मंथली कुछ सैलरी भी मिलती है। द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, बहुत ही आसान सी चीज़ मैंने आपको बताया। कॉमर्शियल फार्मिंग से जो निकलने वाला प्रोड्यूस है उसे रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे शुगर केन का शुगर फैक्ट्री में, सोयाबीन का रिफाइंड फैक्ट्रीज़ में, मस्टर्ड का जो ऑयल होता है, सरसों मस्टर्ड ऑयल होता है, उसकी फैक्ट्री में। बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। फिर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, रबर की खेती, शुगर केन की खेती, बनाना की खेती, यही सब क्या है? प्लांटेशन क्रॉप्स के कुछ उदाहरण हैं। आइए, अगर साथियों इसी के साथ जो है ये आपका, मेरे प्यारे बच्चों, जो तीनों टॉपिक्स थे, यानी कि सबसे पहली हमने पढ़ी जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो कवर की, उसमें देखा कैसे प्राचीन तरीक़ों से हम खेती को करते हैं। फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कैसे ज़्यादा लोग कम क्षेत्र में काम करते हैं, और इनहेरिटेंस, यानी कि खेती बढ़ती रहती है, जगह कम होती जाती है, फिर भी खेती चलती रहती है। इसको देखते हैं। इसके बाद तीसरी हमने पढ़ी कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हमने आके प्लांटेशन के बारे में भी पढ़ा। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप बस 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, और इनके नोट्स जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे, उससे आसानी से देखकर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा भी लगा हो तो एक बार आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि हाँ वर्क अच्छा है या कौन सी कमी है। ठीक है। इसके बाद कुछ जानकारी है जो कि लोग हरदोई में रहते हैं उनके लिए, यानी हरदोई यूपी एक छोटा सा शहर है, यहाँ का मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इफ़ यू लिव इन हरदोई देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर ऑफलाइन क्लास एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ दिस। और इफ़ यू हैव ऑल्सो एनी डाउट फॉर any subjects, you can also call me and contact me at any time, my dear students. Thank you and take care. Bye bye, take care.